शाह की चाणक्य नीति से क्या बीजेपी का होगा कल्याण? क्या बीजेपी का पीके वाला प्लान करेगा खेल? बिहार की सियासत में फिर से नारे गूंज रहे हैं, लेकिन ये नारे अब सिर्फ दीवारों पर लिखे जाने वाले या फिर पोस्टर या अखबारों में छपने वाले विज्ञापन नहीं रह गए हैं। अब नारे चलेंगे एलईडी स्क्रीन पर। जी हां, एनडीए ने बिहार चुनाव से पहले नया चुनावी नारा पेश कर दिया है। विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बिहार चुनाव में शाह की एंट्री के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है और बीजेपी की जीत का मंत्र शाह ने कार्यकर्ता को दे दिया है। लेकिन उनकी रणनीति में पीके यानी प्रशांत किशोर वाला फ्लेवर नजर आने लगा है। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर ये पीके वाला प्लान क्या है, और ये भी बताएंगे कि आखिर चाणक्य की चाणक्य नीति कितनी कारगर साबित होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या विकास की रफ्तार वाला नारा जनता को वाकई भरोसे में लाएगा, या फिर यह भी पुराने नारों की तरह चुनावी हवा में बह जाएगा? और इस सवाल का जवाब ढूंढने हम आ गए हैं आपके सामने बिहार का सबसे नया और सबसे हटके शो तीर या तुक्का में। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी ओमशील, जिनसे आज हम इस चर्चा पर बातचीत करेंगे। ओमशील, देखिए, बिहार में इसे कहते हैं माहौल टाइट करना, और अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि अभी खबर आई कि नीतीश कुमार भी मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो ग्रेजुएट बेरोजगार लोग हैं उनको भी 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं निकाली जा रही हैं, लेकिन उसके बदले में अब ये जो नया दाव चल दिया है एनडीए ने, माहौल एकदम टाइट कर दिया है बिहार में। क्या लगता है आपको, इसका जो तोड़ है वो विपक्ष निकाल पाएगा या नहीं? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा जो ये रणनीति इन लोगों ने बनाई है और जिस तरीके की योजनाएं पहले प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया, जो केंद्र की योजनाएं हैं वो अलग है और जो राज्य की योजनाएं हैं वो भी, इन दोनों को मिलाकर जब राजनीति होगी तो स्वाभाविक सी बात है एक मजबूती मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए हो, वो जो लगातार ये मुद्दा बना रहा है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो, और लॉ एंड ऑर्डर का भी वो एनडीए मुद्दा बना रहा है, तो क्या इसमें सफलता मिलेगी एनडीए को? क्योंकि चलिए, सड़क का विकास हुआ है बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहीं ना कहीं विपक्ष के कुछ लोग भी इस चीज को मानते हैं, लेकिन जो विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल करती है और जो विपक्ष ये कहती है कि जो ये परियोजनाएं लाए जा रहे हैं और वो धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है, और नीतीश कुमार जो ये कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है। एक मुद्दा बिहार चुनाव में ये भी बहुत प्रमुखता से उठाया जाएगा कि सुशासन बाबू कहलाए जाने वाले नीतीश कुमार, उनके शासन में इस तरीके के आपराधिक गतिविधियां होती हैं कि तेजस्वी यादव के आवास के बाहर गोलियां चलती हैं, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर गोलियां चलती हैं, और जिस तरीके से लगातार क्राइम बुलेटिन हर रोज तेजस्वी यादव जारी करते हैं, उससे यह साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि जो एनडीए काउंटर में इसका जवाब जो देती है वो काफी दिलचस्प रहता है। वो कहती है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, इसलिए इसे क्राइम नहीं माना जाएगा। देखिए, कोई भी आपराधिक गतिविधि आपराधिक ही होती है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो या अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो। तो इन सारे मुद्दों से एनडीए कैसे अपना पीछा छुड़ाएगा? बहरहाल, अगर सड़क की विकास की बात कर ले या फिर शिक्षा की बात कर ले, तो उन क्षेत्रों में कुछ ना कुछ काम हुआ है। लेकिन वही अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो सवालिया निशान एनडीए सरकार पर फिर से एक बार खड़े होंगे। रोजगार के सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये वादा किया था कि वो जैसे ही सरकार में आते हैं वैसे ही वो तमाम नौकरियां देंगे, और उनकी जब सरकार बनी, जब नीतीश कुमार बीच में एनडीए का साथ छोड़ तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाया उन्होंने, तो उन्होंने 6 लाख लोगों को नौकरियां भी दी तेजस्वी यादव ने। लेकिन जो एक बड़े स्केल पर जो एनडीए की सरकार जब फिर वापस से जो नीतीश सरकार ने फिर एनडीए का साथ दे दिया, नीतीश कुमार ने जो वापस से एनडीए का साथ दिया, तो एनडीए की जब सरकार बनी तो उसके बाद से एक जो बड़े पैमाने पे कहा जाता है अंजलि कि एक रोजगार मेला लगा हो या फिर एक बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला हो, ऐसी तस्वीर
नहीं दिखती है, और अगर कहीं कहीं दिखी भी है तो उसमें भी ये आरोप लगता आया है कि जो नियुक्ति पत्र बांटे गए वो काफी कम बांटे गए, और उन नियुक्ति पत्रों में भी काफी सारे खामियां बताई जाती हैं। लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि आपने जिक्र किया कि पीके, आपने अपने एंकरिंग के ओपनिंग में जिक्र किया था कि पीके फ्लेवर का, कि अमित शाह जब से बिहार आए, बिहार में जैसे ही उनकी एंट्री होती है वैसे ही वो पीके फ्लेवर की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। तो आखिर ये पीके फ्लेवर वाली राजनीति क्या है, हमारे दर्शकों को पहले ये समझना होगा कि ये जो पीके की राजनीति है, आपको याद होगा 2014 लोकसभा चुनाव, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उस समय उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर हुआ करते थे, और उस समय उनके रणनीति में ये शामिल किया गया कि एलईडी स्क्रीन से प्रचार प्रसार होगा और सारे क्षेत्रों में एलईडी स्क्रीन लगाए जाएंगे। एलईडी स्क्रीन वाली गाड़ियां ये की जाएगी कि हर क्षेत्र में वो एलईडी स्क्रीन से प्रचार प्रसार होगा, और उसमें नेताओं के फोटोज और उन योजनाओं की बात कही जाएगी उन एलईडी स्क्रीन पे और स्पीकर्स पे। तो ये उनकी उन्होंने रणनीति बनाया और उनके एजेंसी ने उस चीज को धरातल पर उतारा था। लेकिन अभी प्रशांत किशोर उनके साथ नहीं है। लेकिन अमित शाह आते हैं, अमित शाह की बिहार में एंट्री होती है, कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, तमाम वो जीत का मंत्र और तमाम वो मुद्दे गिनाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता सम्मेलन में, जिसमें कि 2500 नेता, तमाम जिले के 10 से 11 जिले के जो 2500 नेता थे और कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचे थे कार्यकर्ता सम्मेलन में। वो इस तरीके की अपनी रणनीति बताते हैं, अपनी चाणक्य नीति बताते हैं और ये आश्वस्त करते हैं कि इस बार हमारी जीत होगी और हमें जमीन पर काम करना है। और उसके बाद ही ये फिर निकलकर सामने आता है कि प्रचार प्रसार में भी एक अनोखा तरीका निकाला जाएगा, जो कि पहले से भी होता आया है। 2019 के चुनाव में भी था, 2020 के चुनाव में भी था, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी था और 2019 के भी विधानसभा चुनावों में था। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीति करते हैं, अमित शाह के आने से जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जो प्रभाव पड़ा है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि जिन सुशासन बाबू के सरकार की बात करते हैं एनडीए वाले, अमित शाह जब बिहार पहुंचते तो उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से भी होती है। नीतीश कुमार से अंदर की बात माने तो कई सारे ऐसे बिंदुओं पर बातचीत हुई है जिस पर सहमति अभी बननी थी, जो कि शायद अंदर खाने से बन चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार अंदर खाने से निराश चल रहे थे चिराग पासवान के मुद्दे को लेकर। चिराग पासवान 43 सीटें मांग रहे हैं। आपको यह समझना होगा अंजलि, और हमारे दर्शकों को भी यह समझना होगा कि एनडीए में दो ध्रुव बटे हुए हैं कहीं ना कहीं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के सबसे जो करीबी पार्टी है और सबसे करीबी जो नेता है वो चिराग पासवान है। तो बीजेपी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इनको दिया जाए, लेकिन जो जीताराम मांझी है वो नीतीश कुमार के काफी करीब है और दोनों का वोट बैंक कमोवेश एक ही स्थिति में माना जाता है। गया के क्षेत्र में अगर हम जाए, जहानाबाद और गया, राजगीर और नालंदा के क्षेत्र में जाएं तो जीताराम मांझी का एक खासा पकड़ वहां पे माना जाता है। वहीं अगर हम जमुई, खगड़िया और इस वाले बेल्ट में आ जाते हैं तो उसमें चिराग पासवान का प्रभाव काफी ज्यादा माना जाता है। अब इसमें किसको ज्यादा सीटें मिलती हैं, क्योंकि एक तरफ से नीतीश कुमार जीताराम मांझी की पैरवी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो दिया जाए, क्योंकि चिराग पासवान लगातार ये भी कहते रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। तो ये एक उनको एक क्लियरिटी मिले कि अगर 43 सीटें वो लड़ना चाह रहे हैं तो कम से कम 30 से 35 सीटों में उनकी समझौता करवाई जाए। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी सीटें उन्हें मिलती हैं। नीतीश कुमार की जब बात हो रही है तो एक और सवाल मेरा आपसे है कि इस बार जो बिहार में जो चुनावी मौसम चल रहा है उसमें नीतीश कुमार के पोस्टर्स, जो तस्वीरें देखी जा रही हैं दीवारों पर, उन तस्वीरों में नीतीश कुमार भी दिखते हैं, पीएम मोदी भी दिखते हैं, लेकिन कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं दिखता है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं दिखता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले भी हमने देखा है पिछले 2015 के चुनावों में ये नारा आया था नीतीश कुमार का कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, नीतीश सरकार है। इसके बाद पिछले चुनावों में भी एक नारा था, लेकिन इस बार
ऐसा कोई भी नारा नहीं है जिसमें नीतीश का नाम हो, और ना ही उस तस्वीर में नीतीश कुमार का नाम, मुख्यमंत्री का नाम दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं, क्या संकेत है ये? बिल्कुल, देखिए आपके मैं सवाल पर आऊंगा, लेकिन आपने जो नारे का जिक्र किया कि बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है, ये 2015 में वाकई ये नारे को लाया गया था। लेकिन 2015 में ही जब बाढ़ आया तो उस समय ये नारा भी दिया गया, बिहार में बाढ़ है, नीतीश कुमार है, और काफी ज्यादा ये चर्चित नारा भी हुआ था। बहरहाल अगर हम सीएम फेस की अगर बात करते हैं, आपके सवाल पर आए तो नीतीश कुमार को एक बार ये कहा गया कि हमारे सरकार, मतलब हमारे जो सीएम फेस होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन औपचारिक रूप से घोषणा नहीं किया जा रहा है किसी भी बड़े नेता द्वारा। लोगों का ये कहना है और तमाम विपक्ष के लोगों का ये मांग है कि अगर नीतीश कुमार वाकई चेहरा है मुख्यमंत्री पद के, तो क्यों ना अमित शाह घोषणा कर देते हैं, क्यों नहीं अमित शाह घोषणा करते हैं एक मंच से कि नीतीश कुमार ही हमारे चेहरे होंगे, और नीतीश कुमार के चेहरे पर लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका तस्वीर साफ अभी तक नहीं है। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को हमेशा से, मतलब कुछ दिनों से अगर आप देख रही होंगी तो उनको आश्वस्त बताया गया है, चाहे वो विपक्ष के लोगों द्वारा या फिर जो तमाम राजनेता हैं उनके द्वारा। और ये भी कहा जाता है कि जो नीतीश कुमार हैं वो बिल्कुल हाईजैक हो चुके हैं ब्यूरोक्रेट से, और बिहार की सरकार ब्यूरोक्रेट चला रही है। तो इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की छवि काफी साफ बताई जाती है बिहार में, और 20 साल का शासन उनका, जब नीतीश कुमार को बिहार मिला था अंजलि, तो बिहार में वाकई कुछ नहीं था, बिल्कुल गर्क था। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया, और जनता ने भी नीतीश कुमार पर काफी वर्षों तक, 20 साल कम नहीं होते हैं, यानी 4 बार भरोसा जताया है नीतीश कुमार पर बिहार की जनता ने, और उसका काम धरातल पर वाकई दिखा है। चाहे हम वो सड़क की बात कर लें या फिर हम शिक्षा की बात कर लें, कुछ क्षेत्र हैं जिसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए, अगर पहले 90 के दशक के बिहार को देखा जाए और वर्तमान के बिहार को देखा जाए, तो जमीन आसमान का फर्क है। और इससे कहीं ना कहीं इसको बखूबी जनता भी जानती है। और आरजेडी जो ये सवाल उठाती है कि लॉ एंड ऑर्डर, देखिए आरजेडी हमेशा से जब जंगल राज का आरोप लगाया जा रहा है इस बार बीजेपी पर, तो चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर संजय यादव हो, जो कि उनके काफी खास मित्र बताए जाते हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं वो, और पार्टी के अगर दूसरे नंबर के नेता अगर कहें तो अनौपचारिक तौर पर तो वही है। किसी को भी टिकट चाहिए होती है तो सबसे पहले उनको संपर्क किया जाता है। तो जो इनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप एनसीआरबी के डेटा निकालिए 1990 में, और जो जंगल राज की जब ये बात करते हैं, जब लालू और राबड़ी का राज था 2005 तक का, तो उस समय के एनसीआरबी के आंकड़े निकालिए, और उसके बाद आप बताइए कि उस समय कितना क्राइम था और अभी कितना क्राइम है। उस समय कितने रेप होते थे बिहार में प्रतिदिन, और अब आज कितने रेप हो रहे हैं, उस वक्त कितने मर्डर हुआ करते थे, आज कितने हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो हमेशा चलती रही है, लेकिन ये अब क्लियर हो गया है इस चुनाव में कि जो जंगल राज की बात कही जाती है एनडीए द्वारा, और जो आरोप लगाया जाता है आरजेडी सरकार पर और तेजस्वी यादव पर और लालू प्रसाद यादव पर कि उनके सरकार में जंगल राज था, तो आरजेडी ने यह क्लियर कर दिया है कि इस बार जंगल राज का मुद्दा काम नहीं करने वाला है। बहरहाल जो अमित शाह का अभी दौरा हुआ है, उस जब बेगूसराय में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, तो वहां से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह कहा है कि जो मुद्दा विपक्ष को घेरने के लिए हमें उठाना है वो है जंगल राज का, और जो विकास का मुद्दा हमारे पक्ष में उठाना है कि हमारी सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन सा मुद्दा कितना भुनाने में एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, कितना कामयाब हो पाती है, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। अब वापस मुद्दे पर आते हैं कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है, एलईडी रथों की यात्रा निकाली जा रही है, यहाँ पर एक ये भी सवाल उठता है कि इससे जनता पर क्या असर पड़ेगा, जनता को क्या संदेश मिलेगा। बिकॉज जनता की जो असली समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं बिहार अभी भी माइग्रेशन स्टेट ही कहलाता है। बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी अभी भी चरम पर है और वहाँ की जो जनता है वो इसी बात से परेशान है। तो क्या
जनता ये जो चकाचौंध है इसके बहकावे में आएगी या फिर असली मुद्दों पर टिकी रहेगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें तो चकाचौंध का आपने बात किया, और जो पलायन का मुद्दा है वो सबसे ज्यादा है। और आप देख रही होंगी प्रशांत किशोर लगातार पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, और ये साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। जब ट्रेन चलाई जाती हैं, जो तमाम वंदे भारत एक्सप्रेस और तमाम जो ट्रेनें अभी ट्रेनों को हरी झंडी दी जा रही है और पूर्व में और दी गई, तो उससे उस पर जब सवाल प्रशांत किशोर से किया जाता है तो प्रशांत किशोर साफ तौर पर यह कहते हैं कि आप ट्रेन चलवा के क्या करेंगे? ट्रेन चलवा कर आप जो मजदूर हैं वो गुजरात भेजेंगे? इसका मतलब ये साफ है कि जो पलायन का मुद्दा है वो वाकई धरातल पर है कि आखिर इतने मजदूर बिहार से उठकर बाहर क्यों जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। और ये आरोप नीतीश सरकार पर अब लगातार विपक्ष भी उठा रहा है कि अगर 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में हैं, अगर केंद्र की सत्ता 2014 से उनके साथ, अगर 2025 तक उनके साथ है, तो बिहार में कोई ऐसी फैक्ट्री को कोई स्टैब्लिश क्यों नहीं कर पाया, कोई ये सरकार क्यों नहीं स्टैब्लिश कर पाई जिससे कि जनता को सहूलियत हो, जिससे कि देखिए डालमिया था, डालमिया का भी क्या हश्र हो रहा है, क्या हुआ वो सबने देखा। तमाम फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और फैक्ट्रीज और प्लांट्स लगाने का कोई बात नहीं कर रहा है। अगर हम अभी की राजनीति में देखें, प्रशांत किशोर लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी लगातार ये सवाल उठा रही है, लेकिन जब सरकार बनती है तो क्या ये मुद्दा वाकई मुद्दा रहेगा पलायन का? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए एक अब अगर हम अभी हम सितंबर महीने में हैं, अभी अक्टूबर आने वाला है, यानी दिवाली और छठ का टाइम आने वाला है, और उसी दौरान चुनाव भी है अंजलि। तो कई जितने भी मजदूर और जितने भी लोग पलायन किए हैं बिहार से, और जितने लोग जो बाहर काम करने जाते हैं, और छठ एक ऐसा पर्व है बिहार के लिए, और काफी खूबसूरत पर्व है वो इसके लिए, बिहार के लिए, जिसमें लोग भले साल भर अपने घर ना आए लेकिन छठ में वो जरूर जाते हैं। तो जब वो अपने घर जाएंगे तो एक माइंडसेट लेके जाएंगे तो कि छठ तो हमारे परिवार के साथ हमें मनाना ही है, लेकिन इस बार एक सही सरकार का चुनाव भी करके आना है। जो एलईडी स्क्रीन से प्रचार प्रसार करने की बात कही जा रही है, अगर हम मुद्दे पे आए तो एलईडी स्क्रीन से प्रचार प्रसार एक बहुत अच्छा नैरेटिव है और एक बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन सवाल यह है कि जो परियोजनाएं एलईडी स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं, जो प्रचार प्रसार में दावे और वादे किए जाते हैं, वो क्या धरातल पर उतरे हैं? देखिए सड़क की अगर बात कर रहे हैं तो सड़क पर विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं और सड़कों में काफी अच्छी तब्दीली आई है और उसको काफी अच्छे से डिजाइन भी किया गया है, लेकिन क्या वो सड़क ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा है? क्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या रहती थी वो अभी भी बरकरार है? बिल्कुल। और उससे कोई नहीं नकार सकता। अगर 20 साल से अगर नीतीश कुमार हैं तो बाढ़ के मसले पर क्यों नहीं कोई एक मजबूत बात कर रहा है और एक कोई मजबूत प्लान लेकर सामने आ रहा है? 20 साल से आखिर नीतीश सरकार कर क्या रहे हैं? क्या आखिर 20 साल से सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर सामने आ जाता है। तो एलईडी स्क्रीन से प्रचार प्रसार करना या एक नए तरीके से प्रचार प्रसार करना, अब आप चांद से किसी चीज को आप ये कर दे, प्रोजेक्टर ले आए और तमाम तरीके की चीज कर दें, तो वो चीज धरातल पर, वो चीज तब उतरेगी जब परियोजनाएं आपके धरातल पर उतरेंगे, जब ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास शहरी क्षेत्रों के साथ साथ होगा, उसके पैरेलली उसकी विकास की जाएगी। तो अब सवाल यह है कि वहां की जनता, ग्रामीण क्षेत्रों की जनता कितनी खुश है? क्योंकि देखिए हमेशा से देखा आया है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो सर्वे भी करती हैं, शहरी वोटर्स जितने भी होते हैं उसमें एक भारी तादाद भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें जहां पर वो जातियों में बंट जाते हैं लोग, और जो गांव और जो ग्रामीण क्षेत्र जो डिवाइडेड है वो कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण से भी कि ये इलाका यादवों का है, ये इलाका कुर्मियों का है, इस तरीके से वो डिवाइडेड रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो गठबंधन है और जो आरजेडी और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको हमेशा से एक मजबूत वोट मिलता आया है और एक मजबूत मैंडेट मिलता आया है। बहरहाल वो सरकार बनाने में अभी सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इस बार की रणनीति क्या कहती है अब ये आने वाला वक्त बताएगा। अंजलि, तो दोस्तों ये थी आज की सियासी बातचीत। अब फैसला साफ है, जो चला निशाने पर बैठा वो था तीर, और जो बेकार हवा में उड़ गया वो निकला तुक्का। यही है बिहार की सियासत का असली खेल, तीर
या तुक्का। अब कल फिर मिलेंगे नेताओं के नए जमूलों के साथ। तब तक देखते रहिए और पूछते रहिए, सोचते रहिए, आपके हिसाब से कौन सा बयान है तीर और कौन सा है तुक्का। और जुड़े रहिए YBN बिहार के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।